हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नोट्स वगैरह मैंने इसके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। अभी तक जो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नोट्स इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड कॉम्पोजिशन को। ब्लड मिलकर बनता है प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। और मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं प्लाज्मा में? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट। न्यूट्रिएंट होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोटिंग फैक्टर और कुछ होती है प्रोटीन 6 से 8%। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर क्या कहलाता है? सीरम। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92%। मिनरल होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयन। न्यूट्रिएंट होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोटिंग फैक्टर और प्रोटीन होती है 6 से 8%। प्लाज्मा में प्रोटीन अभी हमने देखी है 6 से 8% थी। प्रोटीन कौन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन इसका काम है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। एंड ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना और ब्लड क्लोटिंग में फाइब्रिनोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या है? इराइथोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का ही दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो क्वेश्चन में अगर इराइथोसाइट लिखा हुआ आ जाए तो समझ लो आरबीसी की बात हो रही है। ल्यूकोसाइट लिखा हुआ आ जाएगा तो डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स। नंबर आप लोग ध्यान रखोगे आरबीसी का 5 से 5.5 मिलियन पर एम एम क्यूब। डब्ल्यूबीसी का नंबर है 6000 से लेकर 8000 पर एम एम क्यूब। और प्लेटलेट 1.5 से लेकर 3.5 लाख। तो ये लाख्स में नंबर है, इनका हज़ार में है और यहाँ पे मिलियंस में है। ये डायग्राम दिखा रखा है मैं फॉर्म्ड एलिमेंट का एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है आरबीसी, यहाँ पे दिखा रखा है प्लेटलेट्स और यहाँ पे दिखा रखा है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी के टाइप अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दिखा रखा है ओजिनोफिल्स, यहाँ पे दिखा रखा है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और यहाँ पे दिखा रखा है लिम्फोसाइट, BOT। अब हम लोग आरबीसी यानी कि इराइथोसाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, उन पॉइंट्स को देखने वाले हैं। देखो, इराइथोसाइट मोस्ट अबंडेंट सेल है। ये ब्लड सेल में जो भी सेल्स है, हमने देखा था आरबीसी का नंबर मिलियंस में था, डब्ल्यूबीसी का 1000 में और प्लेटलेट लाख्स में थे। तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल है, ब्लड में पाई जाने वाली। बनती कहाँ पे है? एक अडल्ट ह्यूमन में, रेड बोन मेरो में। फॉर्म्ड इन द रेड बोन मेरो इन द अडल्ट ह्यूमन। शेप कैसा होता है आरबी का? बाइकॉनकेव शेप होता है। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे एब्सेंट। आरबीसी में आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। एचबी से इसको लिखा जाता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से लेकर 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। और एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज। आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ पॉइंट आरबीसी के ऊपर जो आप लोगों को याद रखने हैं, एनसीईआरटी में हमको बता रखा है। मोस्ट अबंडेंट है ब्लड सेल में आरबीसी, फिर है प्लेटलेट्स और उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। अबंडेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद हो जाएगा प्लेटलेट्स और उसके बाद हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे तो नंबर जो है इनका 1000 में नंबर है और इनका जो नंबर है वो लाख्स में है। और यहाँ तो कहानी पहुँच रही है मिलियंस में। बनती कहाँ पे है? रेड बोन मेरो में बनती है अडल्ट ह्यूमन में। शेप होता है बाइकॉनकेव, न्यूक्लियस होता है एब्सेंट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है आयरन कंटेनिंग जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके नीट के एग्जाम में। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, O2 के और CO2 के। 1 मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 डेज। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है? स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी, या क्वेश्चन में ल्यूकोसाइट भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इनको दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एनसीईआरटी में हमको बता के दे रखा है। पहला है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आता है बेसोफिल्स, ओजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल का काम क्या है? ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में और ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन को सिक्रेट करती है, जो बेसोफिल है। दूसरा है ओजिनोफिल्स, इनका काम है इन्फेक्शन को अपोज करना, मतलब कि इन्फेक्शन होने से रोकती है। और न्यूट्रोफिल का काम है माइक्रोब्स को किल करना, किल द माइक्रोब्स बाय फेगोसाइटोसिस।
बात करें ए ग्रेनुलोसाइट में तो यहाँ पर आ जाएगा लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट का काम क्या है? डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट एंटर इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उनको डिस्ट्रॉय करना, इसका काम है मोनोसाइट्स का। WBC यानी ल्यूकोसाइट को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट, इसमें आता है बेसोफिल, और दूसरा था ओजिनोफिल, तीसरा था न्यूट्रोफिल। बेसोफिल सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन, और ये इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। ओजिनोफिल्स ये इन्फेक्शन को अपोज करती है, और न्यूट्रोफिल का काम है माइक्रोब्स को किल करना। दूसरा था एक ग्रेनुलोसाइट, इसमें आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के टू टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और दूसरा है मोनोसाइट। इनका काम क्या है? मोनोसाइट्स का और लिम्फोसाइट का फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग बात कर ही चुके हैं। ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्रोड्यूस कहाँ से होती है? मेगाकैरियोसाइट से। मेगाकैरियोसाइट्स ये स्पेशल सेल्स है जो कहाँ पे पाई जाती है? बोन मैरो में। नॉर्मली प्लेटलेट कितनी होती है ब्लड में पर mm³ में? 1,50,000 से 3,50,000, मतलब के 1.5 से 3.5 लाख। फंक्शन क्या है प्लेटलेट का? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड क्लोटिंग में। कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड कराना प्लेटलेट्स का ही काम है। तो ये कुछ पॉइंट है प्लेटलेट के ऊपर। थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रोड्यूस कहाँ से होती है? मेगाकैरियोसाइट से। स्पेशल सेल्स है बोन मैरो में पाई जाने वाली। नंबर आप लोग ध्यान रखना, पर mm³ में 1.5 से लेके 3.5 लाख। फंक्शन क्या है? ब्लड की क्लोटिंग कराना। टू ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमको बता रखा है NCERT में, जो हमको पढ़ना है। पहला है ABO टाइप और दूसरा है RH टाइप। ABO ब्लड ग्रुपिंग के बेस्ड है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। एंटीजन ये RBC के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे केमिकल होते हैं जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। टू टाइप के सरफेस एंटीजन को बता रखे हैं NCERT में, पहला है और दूसरा है B। एंटीजन ये प्रेजेंट होता है RBC की सरफेस पे। ऐसे केमिकल होता है जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है। और टू टाइप्स के सरफेस एंटीजन, पहला है और दूसरा है B। टेबल बता रखे हमको NCERT में, जहाँ पे हमको दे रखा है एंटीजन ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे जो भी एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे समझो ये RBC है, अगर RBC की सरफेस पे A लाइक एंटीजन है, ये हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं ना। तो RBC की सरफेस पर अगर A लाइक एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा A, और RBC की सरफेस पर अगर B लाइक एंटीजन है कुछ इस टाइप, B हम लोग कैसे बनाते हैं? इस टाइप से बनाते हैं ना। तो B लाइक अगर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B। जो भी RBC की सरफेस पर एंटीजन है वही होता है ब्लड ग्रुप। अगर एंटीजन है A लाइक तो ब्लड ग्रुप होगा A, B लाइक एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा B। और RBC की सरफेस पर अगर A एंटीजन भी प्रेजेंट है और B भी है तो फिर ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। अगर RBC की सरफेस में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा फिर? अगर RBC की सरफेस पे A लाइक एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा A, अगर B लाइक एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा B। और RBC की सरफेस पर अगर A लाइक और B लाइक दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंस नहीं है RBC की सरफेस पे तो फिर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंस नहीं है मतलब RBC की सरफेस पे, तो फिर अपना ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंस होगी प्लाज्मा में? B। अगर एंटीजन B है, ब्लड ग्रुप B है, तो एंटीबॉडी ऐसे पर्सन में प्लाज्मा में कौन सी पाई जाएगी? एंटीबॉडी A। ब्लड ग्रुप अगर AB है, यदि RBC की सरफेस पे A लाइक और B लाइक दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB। और एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में यहाँ पे नील, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती प्लाज्मा में। अगर ब्लड ग्रुप है O तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में AB प्रेजेंट होगी और B भी। जो भी एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप तो वही होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। और एंटीबॉडी इसका आप लोग अपोजिट कर दोगे। ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी होगी B, B है तो एंटीबॉडी होगी A, AB है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में। ब्लड ग्रुप है O तो एंटीबॉडी AB और B दोनों प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। O ब्लड ग्रुपिंग पर्सन होता है यूनिवर्सल डोनर, और AB ब्लड ग्रुपिंग पर्सन होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नेट में। O ब्लड ग्रुपिंग पर्सन कैसे होता है? यूनिवर्सल डोनर, और AB वाले होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब हम लोग देखने वाले हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लोटिंग को। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी से ब्लड के एक्सेसिव लॉस को रोकता है। बहुत ज़्यादा ब्लड अगर बॉडी से बह रहा है तो जो ब्लड क्लोटिंग है ब्लड को रोक देती है। अब यहाँ पे समझो जैसे इंजरी हुई किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है और एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर देती है जिसका नाम है कास्केड प्रोसेस। इसमें क्या होता है? एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज ये इनएक्टिव थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन का काम है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देना, और फाइब्रिन रेड सेल के साथ मिलकर क्लोट बना देती है और ब्लड क्लोटिंग यहाँ पे रुक जाती है, ब्लीडिंग होना रुक जाती है। यहाँ से
फाइब्रिन रेड सेल के साथ मिलकर यहाँ पे बना देती है क्लोड और फाइनली यहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है। शायद नीट 2020 में या नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, तो अपना आंसर था यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का काम है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फाइब्रिन को फाइब्रिन में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन का काम है यहाँ से इनएक्टिव फाइब्रिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना और फाइब्रिन रेड सेल के साथ मिलकर क्लोड बना देती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे सारे के सारे जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस करे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं लिम्फ। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले फ्लूइड को ही लिम्फ बोला जाता है। ये कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी। लिम्फ में क्या पाई जाती है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ये रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, इंपॉर्टेंट के लिए है, न्यूट्रिएंट के लिए और हॉर्मोन्स के लिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर बना होता है हार्ट से, ब्लड वेसल से और ब्लड से। टू टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एनिमल किंगडम तो वहाँ पर भी हमको बता रखा है सर्कुलेशन के बारे में। पहला है क्लोज टाइप का सर्कुलेशन और दूसरा है ओपन टाइप का। ओपन टाइप का ये देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, और क्लोज टाइप का जो सर्कुलेशन है ये पाया जाता है फाइलम एनेलिडा में और कोडेटा में। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो देखने को मिलता है क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में। ओपन टाइप के सर्कुलेशन में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एब्सेंट होता है। और ओपन टाइप का सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिलता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, और क्लोज टाइप का कोडेटा में और एनेलिडा में। 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशिस में, और जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है ये पाया जाता है एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। वैसे रेप्टाइल में अगर पूछ लिया जाए नॉर्मली तो 3 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चेम्बर्ड में एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल, ये देखने को मिलता है हमें फिशिस में। बात करें 3 चेम्बर्ड हार्ट की तो यहाँ पे 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, और ये देखने को मिलता है हमें एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और यहाँ पे होता है फिशिस में सिंगल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है यहाँ पे। और चेंबर की बात करें 4 चेंबर हार्ट है बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। यहाँ पे 2 एट्रिया होता है और 2 होता है वेंट्रिकल। बेस्ड ऑन चेंबर यहाँ हमको बता रखा है हार्ट्स के टाइप। चेंबर के आधार पर हार्ट 3 टाइप्स के बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में। 2 चेंबर हार्ट, यहाँ पे एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है फिशिस में। 3 चेंबर हार्ट में 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन में और रेप्टाइल में होता है 3 चेंबर हार्ट। बात करें 4 चेंबर हार्ट की तो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है हार्ट्स में। और बात करें देखने को मिलता है हमें बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशिस में। डबल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है? डबल सर्कुलेशन होता है बर्ड्स में और मैमल्स में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में। हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट बता रखे हमको एनसीईआरटी में जो आपको ध्यान होने चाहिए। हार्ट मिलकर बना होता है कार्डियक मसल से। मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेसिक कैविटी में बिटवीन 2 लंग्स। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। प्रोटेक्ट होता है एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। चेंबर की बात हम लोग कर चुके हैं। 4 चेंबर होते हैं, 2 होते हैं एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है मस्कुलर भी होता है और लार्ज भी होता है एट्रिया के कंपैरिजन में। कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन हार्ट सिचुएटेड कहाँ पर होता है? थोरेसिक कैविटी में बिटवीन 2 लंग्स। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। हार्ट का जो साइज होता है क्लिंचिस्ट फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से कवर्ड होता है, प्रोटेक्ट होता है, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। चेंबर होते हैं 4, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है मस्कुलर भी होता है और लार्ज भी होता है एट्रिया के कंपैरिजन में। ये हमको डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी में। हार्ट का यहाँ पे दिखा रखा है राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, और यहाँ पे दिखा रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल को। बाकी काफ़ी सारी नेमिंग है एनसीईआरटी में, आप लोग डायग्राम देख लेना है। सेप्टम, सेप्टम का मतलब क्या होता है? वॉल। देखो राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक वॉल पाई जाती है, जिसे बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, और नाम में यहाँ पे एट्रिया आ रहा है, एट्रियल, तो समझ लो एट्रिया के बीच में। थिन मस्कुलर वॉल बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रिया। इंटर एट्रियल सेप्टम, थिन मस्कुलर वॉल है बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रिया। इंटर का मतलब मैंने आपको बताया बिटवीन, और वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर नाम में आ रहा है वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल के बीच में होगी। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक थिक मस्कुलर वॉल पाई जाती है, जिसे बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पर आ रहा है देखो नाम में एट्रियो भी आ रहा है, वेंट्रिकुलर भी आ रहा है।
तो प्रेजेंट होती है बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और यहाँ पे एट्रियल नाम भी आ रहा है, तो बात हो रही है यहाँ पे राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में पाए जाने वाली वॉल को बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, बिटवीन राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एक थिक मस्कुलर वॉल पाई जाती है जिसे बोला जाता है आईवीएस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एवीएस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये प्रेजेंट होती है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। वाल्व की बात करें तो ट्राइकस्पिड वाल्व ये प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वाल्व, इसको बोला जाता है मिट्रल वाल्व भी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड ये मिट्रल वाल्व प्रेजेंट होता है। और सेमिलुनर वाल्व, ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है ऑर्टा में। इसको गार्ड करता है सेमिलुनर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व ये देखने को मिलता है लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और सेमिलुनर वाल्व ये गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू ऑर्टा। हार्ट साउंड लव और डब। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पे कौन सा साउंड निकलता है? लव। और बात करें सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पे तो यहाँ पे हो जाएगा डब। तो ये हार्ट साउंड है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पे कौन सा साउंड निकलता है? लव। और डब सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पे। नोड की बात करें तो दो बता रखे हैं एनसीईआरटी में जो हार्ट में पाया जाता है। पहला है एसए नोड और दूसरा है एवी नोड। एसएन साइनो एट्रियल नोड, इसकी फुल फॉर्म है एसएन की, और एवीएन की है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में एसए नोड पाया जाता है और एवी नोड पाया जाता है लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में कौन सा नोड होता है? एवी नोड। और एसए नोड राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में। और लब डब मैंने आपको बता दिया है। क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कौन सा साउंड सुनने को मिलता है? लब। और बाइक सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पे डब। नोट दो बता रखे हैं हार्ट में एनसीईआरटी में, पहला है एसएन, दूसरा है एवीएन। प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एंड एवीएन की बात करें तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे एवी नोड और राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे एसए नोड देखने को मिलता है। बात करें कार्डियक साइकिल की तो जो ड्यूरेशन बता रखी है कार्डियक साइकिल की वो है 0.8 सेकेंड, जिसमें से 0.1 सेकेंड तो है एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड और ज्वाइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड। यहाँ पे एट्रिया का ब्लड एम्पिटी होता है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम वेंट्रिकल का ब्लड एम्पिटी होता है। और यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल फ्रीली मूव करता है ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का जो है। तो ये टोटल ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल की 0.8 सेकेंड। 0.1 एट्रियल सिस्टोल, 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड। एट्रिया और वेंट्रिकल का फ्रीली मूवमेंट होता है यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल के समय। और वेंट्रिकल का ब्लड एम्पिटी होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रिया का जो ब्लड है वो एम्पिटी होता है। अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर की। ब्लड प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली? सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि पंपिंग प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर रेस्टिंग प्रेशर। सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80। नॉर्मल बीपी कितना लिखा जाता है? 120/80 mmHg। लेकिन हाइपरटेंशन की कंडीशन में ये कितना हो जाता है? 140/90। हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन। और हाई बीपी होने से हार्ट डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है और ये अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन को और किडनी को। ब्लड प्रेशर को लिखा जाता है सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर 120 और डायस्टोलिक को कितना लिखा जाता है? 80 mmHg में लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है और ये कंडीशन एनसीईआरटी में हमको लिख के दे रखी है हाइपरटेंशन की 140/90। हाई ब्लड प्रेशर, इससे हार्ट भी अफेक्ट होता है और वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी ये भी हाई बीपी होने से अफेक्ट होता है। दूसरा हमको बता रखा है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। क्वेश्चन में एंजाइना भी लिखा हुआ आ सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस भी। यहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन होता है, चेस्ट रीजन में बहुत तगड़ा पेन होता है जब एनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं पहुँचती है। एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। हार्ट की मसल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने पर जो पेन होता है चेस्ट में, उसे बोला जाता है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, या इसी को बोला जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। इसका मेन कोज क्या है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का जमा हो जाना CAD का इंपॉर्टेंट कारण है, जिसके कारण आर्टरीज की ल्यूमेन क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के जमा होने के कारण आर्टरीज की ल्यूमेन नैरो हो जाती है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। नेक्स्ट हमको बता रखा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देता है
ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल्यूर की बात करें, हार्ट फेल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता ड्यूरिंग हार्ट फेल्यूर। बात करें हार्ट अटैक की, वैन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, यहाँ पे जो हार्ट की मसल है हार्ट अटैक में वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई न मिल पाने पर जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जाती है, जिसे बोला जाता है हार्ट अटैक। और ईसीजी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कभी कभी, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपसे इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि जो पी वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, और टी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, पी वेव यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है एट्रिया के डिपोलराइजेशन को, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन को, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को टी वेव रिप्रेजेंट करती है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पी वेव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आप लोग ध्यान रखोगे डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एंड पूछ लिया जाएगा कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को कौन सा वेव रिप्रेजेंट करती है, तो आप लोग आंसर दे दोगे टी वेव। तो आज हम लोगों ने चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को रिवाइज करा है। कल हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नोट्स वगैरह इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मैंने कल ही पीडीएफ अपलोड कर दी थी, तो नोट्स आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।